हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जिसको हम ऑटिज़म बोलते हैं। इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी है, आपने नाम सुना होगा, बर्फ़ी, माय नेम इज़ खान। उसके बारे में भी हम बीच में चर्चा करेंगे। तो ऑटिज़म क्या होता है? पहले इसको परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोला जाता था। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ब्रेन का जब डेवलपमेंट होता है ये प्रॉब्लम आती है। आजकल हम इसको ऑटिस्टिक या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब उसमें जो सीवियरिटी के बेस पे, पहले हम इसको अलग अलग डिवाइड करते थे कि ऑटिज़म, एस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम। आजकल हमने इसको क्लब कर दिया और हम बोलते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मतलब माइल्ड से सीवियर कैटेगरी की तरफ। इसमें से कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ सीवियर होते हैं। उसको टोटल हमने कंबाइन कर दिया और हम इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये 1% पॉपुलेशन में होता है, 1%। और ये मेल में फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, 4 टाइम्स। मेल आर सफरिंग 4 टाइम्स मोर कंपेयर टू फीमेल इन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें जैसे मैंने बताया कि हम अलग अलग उसको डिवाइड करते हैं। इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, हम कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पे ऑटिज़म का डायग्नोस करते हैं। इसमें ट्राइड हम बोलते हैं कि मेन 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस। बच्चे की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस होता है बच्चे में, कि बच्चा पूरे कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाता, वो अपनी बातों को उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सामाजिक समझ में बच्चे की कमी होती है। जैसे शुरू में ही आप देखोगे, शुरुआत इसकी जैसे बहुत शुरुआत विदिन 1 ईयर आप इसको कैसे सटल, आप कैसे इसको पकड़ सकते हो कि बच्चा ऑटिज़म से सफ़र कर रहा है। क्योंकि इसको जितना जल्दी आप डायग्नोस कर पाएंगे या उसको समझ पाएंगे, उतना जल्दी अगर आप डॉक्टर के पास या प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो इसमें बच्चे को बेनिफिट मिलता है। जैसे कि शुरुआत में 1 साल के अंदर अंदर आप क्या देखें, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। बच्चा जैसे 8-9 महीने का बच्चा अगर किसी अचानक दूसरे पर्सन को देखता है जो फैमिली मेम्बर नहीं है, तो बच्चा अचानक रोने लगता है। लेकिन ऑटिज़म में स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं होती। जैसे बच्चा मान लो मदर फादर मेरे पास लेके आए, अचानक से मैंने भी बच्चे को गोदी में लिया, तो हो सकता है बच्चा मेरे पास आ जाए। वो इमोशनल उतना रेसिप्रोकेट ना करे, मतलब इमोशनली मुझे उतना वो मतलब वार्म नहीं दिखाए। हो सकता है उसको ज़्यादा मतलब ही ना हो, वो मेरी तरफ इतना देखे ही ना, लेकिन वो आने में हिचकिचाएगा नहीं, उसमें एक स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं होती। कई बार जैसे हम देखते हैं कि बच्चा, जैसे हम पास में जाते हैं तो हम बोलते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस। लैंग्वेज मतलब एक वर्बल कम्युनिकेशन जो आप लैंग्वेज के थ्रू करते हो, तो उसकी लैंग्वेज में डेफिसिट होने की वजह से वर्बल कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है। और उसके एक हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे हम बच्चे के पास जाते हैं तो बच्चा गोद में आने की कोशिश करता है, बच्चा हमारी तरफ देख के हंसता है, वो इसमें इम्पेयर होता है। बच्चा आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बच्चा, कोई भी बच्चा है जिसको ऑटिज्म नहीं है, आपने देखा हो, यूजुअली बच्चा आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करता है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, वर्बल कम्युनिकेशन, और वो हमारी तरफ हाथ करता है, कुछ रोने की कोशिश करता है, कुछ जेस्चर शो करता है कि मुझे आप गोद में ले लीजिए। ऑटिज़म का बच्चा ये सब नहीं कर पाता, उसके वर्बल कम्युनिकेशन में भी दिक्कत है और उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी दिक्कत है। और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो डेफिसिट है उसकी वजह से उसका इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, बच्चे का सोशल जो इंटरेक्शन है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है। बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अपने आप में ही मस्त रहता है, अपनी कुछ चीज़ों को, जैसे किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करेगा और जिस चीज़ पे फोकस करेगा उस पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर लेगा। मान लो कुछ घड़ी की कुछ आवाज़ टिक टिक आ रही है, अगर वो उसको सुनने लग गया तो उसी पे ही फोकस रखेगा। वो किसी एक चीज़ के साथ खेलने लग गया तो उसी के साथ वो खेलता रहेगा। तो उसका बेसिकली जिन चीज़ों पे कई बार फोकस जाना चाहिए उस पर फोकस नहीं रहता, कई बार जिन चीज़ों पे फोकस मतलब उतना करने की ज़रूरत नहीं, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर लेता है। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस, सेकंड मैंने बताया आपको कि इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, और सेल्फ रिपीटेटिव बिहेवियर, स्टीरियोटाइप रिपीटेटिव बिहेवियर उसका रहता है कि कुछ चीज़ों के साथ, जैसे मैंने बताया कि पानी के साथ खेल रहा है तो खेलता ही रहेगा, किसी एक चीज़ के साथ खेलता है तो वो पूरा दिन उसमें बिता देगा, बार बार उस रिपीटेटिव बिहेवियर को बच्चा करता रहेगा जिसकी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया आई टू आई कॉन्टेक्ट बच्चा मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलेगा, हमेशा रिजिड ऑब्जेक्ट है। जैसे बच्चे यूजुअली सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को, सॉफ्ट टॉयज़ को प्रेफर करते हैं, बट ये बच्चे रिजिड ऑब्जेक्ट के साथ ज़्यादातर खेलते हैं, स्टोन्स के साथ, या जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉफ्ट जो टॉयज़ हैं उसको प्रेफर नहीं करते। जैसे बच्चा खेल रहा है रूम में, अगर आप अंदर आए तो बच्चा हो सकता है आपकी तरफ ध्यान ही ना दे, वो कंसर्न ही आपकी तरफ शो ना करे, तो जिसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल रेसिप्रोकेशन, मतलब बच्चा इमोशनली मतलब वार्मथ शो नहीं करता, हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बेस पे आप बोल सकते हो कि बच्चा शायद ऑटिज़म की वजह से सफ़र कर रहा है। यूजुअली 2 साल की एज में ये सब सिम्टम
सिम्टम्स आने लगते हैं, हम यूजुअली कहते हैं बाय 3 ईयर वी मेक अ डायग्नोसिस। बस एक अगर आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो 1-2 साल के अंदर अंदर ही आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो कि हाँ बच्चे को शायद ऑटिज़म है। ये हमने डायग्नोसिस की बात की कि इसके रीजंस क्या होते हैं। इसके जो भी मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर उसके रीजंस होते हैं जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर हम जेनेटिक की बात करें तो इसमें काफ़ी जीन्स, इसमें हेट्रोजेनिसिटी देखी गई है, 100 से के लगभग जीन इसमें पाए गए हैं। लेकिन मैन अगर हम बात करें कि कुछ जैसे सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये कुछ ऐसे सिंड्रोम हैं जिनमें बच्चों के ऑटिज़म होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस में जैसे जो कॉन्कॉर्डेंस होती है इसकी अराउंड रफली 80% के करीब होती है। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, सिबलिंग्स हैं, उसमें अराउंड 8 to 9% होती है। जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उसमें दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अराउंड रफली 30-35% के करीब। जैसे कि क्या दूसरे डिसऑर्डर्स हैं जो ऑटिज़म के बच्चों में मिलते हैं, जैसे कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एपिलेप्सी इनमें कॉमन होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, साइकोसिस, ये कुछ ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, और आपका एपिलेप्सी जो कि ऑटिज़म के बच्चों में कोमॉर्बिड होते हैं। तो ये हमने इसकी जेनेटिक की बात की। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं कि जो जिसकी वजह से ऑटिज़म हो सकता है। अगर आप रिस्क फैक्टर की बात करोगे तो रिस्क फैक्टर जैसे कि एक तो अब मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं या कुछ सिंड्रोम्स है जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जैसे फेनाइलकेटोन्यूरिया, जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। इसके अलावा बच्चों में जैसे प्रीनेटल एक्सपोजर है, सम पॉल्यूशन या सम प्लास्टिक्स, या जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या जैसे बच्चे में कुछ इन्फेक्शंस, मदर में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, जैसे मैटरनल और पैटर्नल एडवांस एज है। इसके अलावा जैसे कि बच्चे को द फीटल हाइपोक्सिया हो गया, कुछ हेमरेज हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे मदर में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ सिंड्रोम, उसके अलावा जो एज है मदर फादर की, उसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं जैसे फीटल हाइपोक्सिया है, और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इन्फेक्शन है। ये काफ़ी रिस्क फैक्टर हैं जो कि जिसकी वजह से सो हम एक कारण को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ऑटिज़म होता है। तो सो हमने कि डायग्नोसिस इसका कैसे बनता है, इसका जेनेटिक क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी हमने बात की। इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं। हमारे पास काफ़ी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसकी वजह से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ बच्चे को ऑटिज़म की प्रॉब्लम है। तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। काफ़ी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जैसे MCHAT हम बोलते हैं, मॉडिफाइड चार्ट फॉर ऑटिज़म इन टोडलर्स, और काफ़ी अलग अलग नाम है जो कि हम 10 से 12 इवन टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो आपको एक तो उसमें इवेलुएट करना है, के अलावा उसकी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उसको अच्छे से चौक आउट करना है कि भाई क्या क्या और दूसरी साइकेट्रिक कोमॉर्बिड कंडीशन है जो बच्चे को ऑटिज़म के साथ में है। आपने डायग्नोसिस बना लिया। डायग्नोसिस के बाद में अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट की, तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम इनको अलग अलग डिवाइड करते थे, ऑटिज़म, एस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, आजकल हम इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली एस्पर्जर सिंड्रोम और ऑटिज़म में क्या डिफरेंस होता है कि पहले जो फर्स्ट मैंने क्राइटेरिया बोला लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस, जो फर्स्ट क्राइटेरिया एस्पर्जर में नहीं होता कि लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेफिसिट एस्पर्जर में नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें प्रेग्नोसिस बेटर होता है। जैसे माय नेम इज़ खान, शाहरुख खान को उसमें एस्पर्जर सिंड्रोम था, तो आपने देखा कि उनके बोलने में वो थोड़ी डिफ़िकल्टी थी बट वो मूवी बना पाए। कहने का मतलब उसका प्रेग्नोसिस, एस्पर्जर सिंड्रोम का प्रेग्नोसिस ऑटिज़म से बेटर होता है क्योंकि उसमें लैंग्वेज और जो कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस है, जो कॉग्निटिव डेफिसिट है, वो कंपेयर टू ऑटिज़म के कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एस्पर्जर सिंड्रोम का प्रेग्नोसिस बेटर होता है। इसलिए कई बार मैं क्लासेज में भी जैसे मजाक में बोलता था कि भाई को ज़्यादा सीवियरिटी होती तो शाहरुख मूवी नहीं बना पाता। तो दैट इज़ लाइक एस्पर्जर सिंड्रोम हैविंग अ बेटर प्रेग्नोसिस कंपेयर टू ऑटिज़म। वैसे भी आजकल आप जो नया हमारा DSM-5 और ICD-11 है उसमें अगर देखोगे तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस उसको वैसे भी रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अगर हम पहले से बात करें कि एस्पर्जर का जो लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेफिसिट उतना नहीं होता कंपेयर टू ऑटिज़म, इसलिए उसका प्रेग्नोसिस बेटर होता है। जो ट्रीटमेंट में हम पहले तो ये देखेंगे कि भाई सीवियरिटी ऑटिज़म की कितनी है, दूसरा उसकी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया एपिलेप्सी, जैसे ADHD, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, बच्चे में कुछ
एग्रेशन है, कोई ओसीडी सिम्टम है, अगर वो चीज़ें हैं तो कोमोर्बिड कंडीशन को पहले ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोमोर्बिड कंडीशन को ठीक नहीं करोगे तो फिर हम मेन प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे। दूसरा, पेरेंट का एजुकेशन इसमें, क्योंकि देखिए इंडियन जो हमारा जहाँ पे हमारी कंट्री है, जहाँ पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या जितनी हेल्प है, उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक पेरेंट्स को थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको कोई मिसगाइड करता है, आपको कहता है कि भाई एकदम क्योर है ऑटिज़म की, ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। फिर इसमें यह भी है कि ऑटिज़म के साथ साथ जैसे मैंने बताया कोमोर्बिड कंडीशन है, 1/3 बच्चों को ऑटिज़म के साथ में मेंटल रिटार्डेशन होता है, उनकी IQ कम होती है। तो अगर आपकी IQ कम है तो वैसे ही प्रेगनोसिस आपका पुअर हो जाता है। तो ये वेरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड कि बच्चे की सीवियरिटी कितनी है, उसमें उसका जो कोमोर्बिड IQ है, उसका जो मेंटल रिटार्डेशन है वो है या नहीं है, कौन सी दूसरी साइकेट्रिक कंडीशन है जो कोमोर्बिड है, जिस पे भी प्रेगनोसिस डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद पेरेंट का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है और इसका ये ट्रीटमेंट है। इसका एकदम इमीडिएट कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हमने मेडिसिन दी और बच्चा ठीक हो गया। तो एक पेरेंट एजुकेशन बहुत की उसमें एक्सेप्टेंस आप डेवलप करें कि हाँ अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है, हम इसको एक्सेप्ट करें। और एक पेरेंट को थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। अब ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया कि जो कोमोर्बिड कंडीशन है, जो साथ में साइकेट्रिक कंडीशन है, उसको आप ट्रीट करो, और उसके साथ में अगर कुछ बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, बच्चे में एग्रेशन है, तो उसके लिए हम मेडिकेशन देते हैं कि बच्चा या ADHD की प्रॉब्लम है, तो जो भी साथ में कंडीशंस हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं मेडिकेशन से। मेडिकेशन का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि यूजुअली पेरेंट्स कई बार एप्रीहेंसिव रहते हैं कि सर हमारा बच्चा है, छोटा है, उसको मेडिकेशन दी जा सकती है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आजकल ऐसी मेडिसिन है जो हम बहुत मिनिमम डोज पे चलाते हैं और ये जो कोमोर्बिड कंडीशंस को अच्छे से हम ठीक कर सकते हैं। उसके साथ जैसे मैंने बताया उनमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस होता है। सो बच्चे के जैसे स्पीच में दिक्कत होती है तो हम इसमें स्पीच थेरेपी करते हैं, इसमें हम OT करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं। बच्चों को जो डे टू डे लाइफ की उसको जो स्किल्स है, डे टू डे लाइफ की उसकी जो एक्टिविटी है उसके बारे में सिखाया जाता है। 1-to-1 थेरेपी जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे के कहाँ कहाँ डेफिसिट है उसको धीरे धीरे टारगेट किया जाता है। बच्चे को आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना हम सिखाते हैं। तो इसमें जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, स्पीच थेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है। बिहेवियर थेरेपी कि बच्चे को जो डे टू डे बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर को अच्छा बच्चा कर रहा है उसको हमें प्रेज करना है, कौन सा बिहेवियर जो अनडिजायरेबल है, जो गलत बिहेवियर है उसको हमें बताना है कि नहीं इस बिहेवियर को आपको नहीं करना। तो वेरियस इसमें जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एजुकेशनल थेरेपी, आपका जो बिहेवियर थेरेपी है, इनका अच्छा रोल है। सो ट्रीटमेंट है, लेकिन हाँ कोई अगर आपको बोले कि कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे कि इसमें क्योर है, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि कोई ज़बरदस्ती मतलब इसमें आपको फाइनेंशियली हार्म और ना पहुंचा दे कि, क्योंकि पेरेंट्स बड़े वनरेबल होते हैं, उनको लगता है कि कहीं से भी हमें हेल्प मिले और हमारा बच्चा ठीक हो। तो आपको समझना है कि ये डिसऑर्डर इसमें क्योर नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ बच्चा अब उतना पढ़ाई में उतना वो अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ उसकी देखना है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसकी कौन सी स्किल को हम डेवलप करा के और बच्चे को जितना इंडिपेंडेंट हम बनाने की कोशिश करें वो कोशिश करें। स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें बजाय कि एजुकेशन पे। बट हाँ जो भी प्रोफेशनल सेटिंग में जो और डॉक्टर आपको गाइड करें उसको करने की कोशिश कीजिए। स्टेम सेल थेरेपी की काफ़ी बात हो रही है, लेकिन अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेम सेल थेरेपी का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, क्योंकि इसमें भी कई बार पेरेंट्स फंस जाते हैं कि हम स्टेम सेल थेरेपी करा रहे हैं, वो बोलते हैं कि एक सेटिंग दूसरी सेटिंग, और उसमें काफ़ी मतलब बच्चे को तो प्रॉब्लम है ही, फाइनेंशियली भी बैक हो जाते हैं पेरेंट्स। तो स्टेम सेल थेरेपी का आज तक अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि स्टेम सेल थेरेपी से एकदम ऑटिज्म ठीक हो जाता है। तो आप इन सिम्टम्स को पहचान के जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और जो अच्छा डॉक्टर आपको गाइड करे उसके अकॉर्डिंग इसमें चलिए। ट्रीटमेंट इसमें ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई ऐसा इमीडिएट जादू या कोई क्योर नहीं है। कितनी सीवियरिटी है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या कोमोर्बिड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं।